तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आइस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री का सेशन है और हिस्ट्री में हम चोल, विजयनगर एम्पायर, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, इन चीज़ों को हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद जो रेस्ट चीज़ें, खास करके प्राचीन भारत पर विदेशी हमले जिसमें शक कुषाण शामिल हैं, उसके बाद जो देसी हमारे राजा हैं जिसमें खास करके हर्षवर्धन शामिल हैं, और दक्षिण भारत के प्राचीन और पूर्व मध्यकाल के जितने भी साम्राज्य हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं इनके बारे में एक सामान्य जानकारी लेते हुए, खास करके मैप में, भारतीय उपमहाद्वीप के मैप में ये कौन सा जो एम्पायर है, छोटा या बड़ा, कहाँ था, किसने किसको हटाया और किसने किसको हड़पा, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं मैप के थ्रू। ठीक है, तो इसी कड़ी में, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। हम बात करेंगे अब आपसे शकों की। इससे पहले हमने ईरानियों की, सिकंदर की और इंडो यवन या इंडो यूनानी जो हैं उनकी बात कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे शकों की। तो आप देखेंगे चीन में, मंगोलिया और चीन का जो इलाका है, एंशिएंट एज में इसको सीथिया बोलते थे, सीथिया, ठीक है ना, सीथिया। और यहाँ पर जो जनजाति या ट्राइब्स थी, खानाबदोश कबीले थे, उनको भी सीथियंस बोलते थे। ये इलाका सीथिया, यहाँ के रहने वाले लोग जो खानाबदोश कबीले थे उनको कहते थे हम सीथियंस। इस एम्पायर का नाम सीथियन। अब ये जो एम्पायर है मध्य चीन में, मंगोलिया मध्य चीन में, उत्तरी चीन, उधर रूस तक को टच कर रहा है ये, और आगे जाकर के पूरा का पूरा रूस, आजकल का जो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या चीनी तुर्किस्तान, या वो जो विवादित क्षेत्र रहता ना, उइगुर क्षेत्र, चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर, ये सारा का सारा एरिया जो था वो इसी सीथियन एम्पायर में शामिल था। तो अब ये जो कबीले थे ना, इनकी अलग अलग ब्रांचेस थी। अब धीरे धीरे हुआ क्या है कि ये यहीं पर एक कबीला और है, यूची, चाइना में, जिस कबीले की एक ब्रांच थी भारत में आई, कुषाण, यूची कबीला, ठीक है ना। जो यूची कबीला है उसी की एक ब्रांच है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ जो कुषाण आए ना बाद में, शकों के बाद, तो इसी यूची कबीले की ब्रांच थी। तो अब ये जो यूची कबीला है ना, इसने धीरे धीरे इन सीथियंस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। यानी कि चाइना में, मंगोलिया में, शकों और कुषाणों के बीच में, सीथियंस और यूची के बीच में शक्ति संघर्ष जो है वो शुरू हो गया। इसमें ये यूचियों से या कुषाणों से ये जो सीथियंस हैं ये पिछड़ गए, या शक पिछड़ गए। कहने का मतलब ये है कि शकों और कुषाणों का ओरिजिन कहाँ था? चाइना, मंगोलिया, यहाँ का खानाबदोश कबीला था, ठीक है। अब यूची कबीले ने जब इस सीथियन कबीले पर, यूची माने कुषाण, सीथियन माने शक, अभी और इसके बारे में बार बार बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब जब सीथियंस कबीले पर या शकों पर दबाव पड़ा तो ये धीरे धीरे भागने लगे, चीन से भागने लगे, और चीन से भागते हुए मिडिल एशिया में पहुंचे। मिडिल एशिया में बहुत सारे इलाके इन्होंने रोन दिए, बहुत ही बर्बर कबीले थे। मिडिल एशिया में इन्होंने बहुत सारे इलाके रोन दिए। अच्छा, अब इधर को क्यों नहीं आए? मैंने जो पिछला पार्ट था उसमें बताया, हिमालय को ये पार नहीं कर पाए, हिमालय इनके लिए अलंघ्य हो गया, ठीक है ना। हिमालय जो था इनके लिए अलंघ्य हो गया, हिमालय को ये पार नहीं कर पाए, तो ये हमले करते हुए मध्य एशिया में पहुंचे, और मध्य एशिया से धीरे धीरे होते हुए पूर्वी यूरोप, जो यूनान का जो इलाका है, वहां तक पहुंच गए। वहाँ के इनके लोकल राजाओं को इन्होंने हटा दिया, लेकिन वहाँ पर फिर इन पर दबाव पड़ा दूसरी जातियों का, तो इन्होंने जो अपना रूप मोड़ दिया इधर को, भारत की तरफ को। देखो, जब ये यूनान में या पूर्वी यूरोप में पहुँचे हैं तो वो जो समय था वो था 165 BC का, ईसा पूर्व 165 BC, जब हमारे यहाँ मौर्य एम्पायर ख़त्म हो चुका था, ठीक है ना, और भारत में फिर से विकेंद्रीकरण का युग शुरू हो गया था। हालांकि उस समय शुंगों ने फिर से इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी, लेकिन शुंग थोड़े समय बाद शुंग भी छिन्न भिन्न हो गए थे। तो 165 BC का जो समय है, ये यहाँ से चले हैं शक या सीथियंस। आपका ये देखें, चीन और मध्य एशिया के इलाके, आप इतिहास की किताबें पढ़ते हैं ना, तो यारकंद, कोषगार, खोतान, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ है। ये देखो, खोतान, यारकंद, कोषगार, ध्यान रखना इन चीज़ों को, या खोतान, यारकंद, कोषगार, और ये आपका रहा समरकंद, ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की, है ना। हाँ, देखो फिर से पढ़ दूँ, यहाँ से चले सीथियंस, यहाँ पर खोतान, यारकंद, कोषगार को रोंदा इन्होंने, ताशकंद की तरफ, ताशकंद को रोंदा, और रोंद कर ये पहुँचे यूनान की तरफ को या पूर्वी यूरोप में। लेकिन कुछ समय बाद इन पर भी दबाव पड़ा, तो 165 BC के आसपास यहाँ से फिर इन्होंने धीरे धीरे इधर को चलना शुरू किया। एक दिन में नहीं आ गए, मैंने कहा ना, खानाबदोश कबीले थे, एक दिन में ये आगे नहीं बढ़े हैं। इनके पास हथियार थे, लोहे के घोड़े थे और लोहे के मजबूत हथियार थे, उन्हीं से ये जंगलों को काटते हुए और आसपास की जो आबादी थी उनको मारकाट करते हुए आगे बढ़ते गए। अब भारत में, विशेष करके उत्तरी पश्चिमी भारत में, ये जो देख रहे हो आप ना, तक्षशिला, प्राचीन गंधार महाजनपद जो था उसकी राजधानी तक्षशिला, यहाँ पर ही इन्होंने अपनी जो सत्ता बनाई है वो बनाई है 80 BC के आसपास, ईसा पूर्व 80 में या बिफोर क्राइस्ट 80 में, ईसा पूर्व 80 BC में
शकों ने या सीथियंस ने उत्तरी पश्चिमी भारत पर जो है पकड़ मजबूत बना ली है और यहाँ पर शकों ने अपना एम्पायर फाउंड कर दिया है। इससे पहले भी शकों के और बहुत सारे सोल्जर या सेनापति लड़ाकू होंगे, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत में जो पहला शक एम्पायर बनाया है वो बनाया है मोइज ने। इसका एक नाम मोग मिलता है और एक नाम मिलता है मोइज। मैं लिख देता हूं, मोइज या मोग। 80 BC में अब आपसे अगर पूछेगा कि भारत में शक एम्पायर का फाउंडर कौन था, तो मोग या मोइज। कहां पर? तक्षशिला में या गंधार में। ठीक है, ओके। इनकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। और ये किस एम्पायर में था उस समय के? गांधार एम्पायर में। ओके। अब ये सिलसिला चलता रहा, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। अब ये जो कुषाण है ना, यूची कबीले की ब्रांच, इनकी 5 ब्रांच बनी थी यूची कबीले की। अब एक ब्रांच जो है ये भी शकों के पीछे पीछे भारत की ओर चल दी। ठीक है ना, इसमें की एक ब्रांच जो थी ये भी चलने लगी इधर। अब जब ये ब्रांच यहाँ पर पहुंची है, अब ये पहले ही हार रखे थे कुषाणों से ही पहले। अब होता ना, एक बार अगर हम किसी से हार जाएं तो हमारा जो मनोबल है ना वो पहले ही गिरा रहता है। अभी आपने देखो ना, भारत और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मैच हुआ। अफगानिस्तान की टीम शायद 199 या 200 कुछ रन बनाए थे। इतने रन बनाने के बाद भी हार गई वो, क्योंकि वो हारते आ रहे हैं भारत से। क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं ना, हारते आ रहे हैं। तो एक वो जो मनोवैज्ञानिक प्रेशर होता है ना, वो उन्हें हरा के ले गया। मनोवैज्ञानिक रूप से भारत में इनको तो हरा ही लेंगे। तो उसी तरह से शकों और कुषाणों की बात करें, क्यों भारत उसमें था ना भाई, हम तो हरा ही लेंगे ने, और लास्ट में हरा ही लिया उन्होंने अफगानिस्तानियों को, है ना। अफगानिस्तान टीम बहुत अच्छा खेली लेकिन फिर भी हार गई। तो उसी तरह से शकों और कुषाणों में ये मनोवैज्ञानिक द्वंद्व भी था। कुषाण समझते थे ये हमारे सामने कुछ नहीं है, शक इनसे डरते थे। तो अब जब कुषाण यहाँ से चक्कर लगाते हुए पहुंचे उत्तरी पश्चिमी भारत में, तो इनके डर से ये इधर की ओर खिसकने लगे। किधर को? भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में। कुषाण आगे बढ़ते रहे, जैसे जैसे कुषाण आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे ये भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में आगे बढ़ते गए। आपने देखा ना, कुषाणों ने एक समय पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। जब आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं शकों कुषाणों को, है ना। उधर कहाँ, पीलीभीत तक, इधर बिजनौर तक, ये सारे के सारे इलाके एक समय कभी शकों ने तो कभी कुषाणों ने कब्जा लिए थे। अब समझ गए ना आप, कुषाण का मूल नाम क्या है? कोहान से जो चीनी ग्रंथ है ना, चीनी ग्रंथ, उसमें यूची कबीले की इस ब्रांच का नाम मिलता कोहान। धीरे धीरे संस्कृत साहित्य में ये हो गया है कुषाण, और सीथियन धीरे धीरे हो गए बदल के शक। ठीक है। अब जब कुषाण यहां पर आए हैं, कुषाणों का भारत में पहला राजा कौन था उसमें याद है? हाँ, वेरी गुड, विम कटफिसस, है ना। इसको याद करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता, कफडिसस बोल देते हैं लोग, कडफिसस, काडा। ठीक है ना। तो कुषाणों का भारत में पहला जो राजा था वो था कडफिसस। अभी कुषाणों की बात बाद में करेंगे। कौन सा कडफिसस? बिम कडफिसस कि कुजुल कडफिसस? लो, गुरुजी भी चकरा गए, तुमने गलत बोला। कुजुल कडफिसस गुरुजी ने पहले इस तरह से याद कर रखा है, पहले का आता है फिर वह आता है। आई एम सॉरी, है ना। अगर आपने स्किप ना किया हो तो आई एम सॉरी। नहीं तो अगर कोई बच्चा जिसको थोड़ी सी नॉलेज है, गया गुरुजी तो कुषाणों का फाउंडर विम कटफिसस को बना रहे हैं, वो उसी समय वो वीडियो को स्किप कर देगा। तो ठीक है, आई एम सॉरी। तो कुषाणों का जो पहला राजा था उत्तरी पश्चिमी भारत में वो था कुजुल कडफिसस। इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। फिर विम कटफिसस आया, इसने सोने के सिक्के चलाए थे। कुजुल के बाद कुजुल ने राज किया कुछ दिन, उसके बाद आया विम कटफिसस। विम कटफिसस ने एम्पायर को और आगे बढ़ाया। विम कटफिसस के समय में कुषाणों ने भारत में, देखो बेटा किसके समय में फाउंडर कौन था, मैं लिख दूं? चलिए खैर, जब कुषाणों की बात करूंगा ना तभी मैं मैप में दिखाऊंगा। अभी हम शकों पे रहते हैं। कुजुल के बाद विम कटफिसस आया। विम कटफिसस जो था उसने शकों को और नीचे खदेड़ा, ठीक है ना, और नीचे खदेड़ा। उसके बाद कनिष्क आ गया। कनिष्क ने इनको और नीचे धकेला। तो इन्हीं कुषाणों के डर से लास्ट में खिसकते खिसकते शक जो थे यहां पर आप देखें उत्तरी पश्चिमी भारत और पश्चिमी भारत में आ गए। तो अब देखें, जो तक्षशिला के जो शक थे उन्हें हम कहते हैं उत्तरी शक, ठीक है ना। और इधर पश्चिमी भारत में जो शक आए उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी शक। तो सबसे पहले उत्तरी शक आए, कहां पर थे? उन्होंने सेंटर बनाया तक्षशिला में। धीरे धीरे ये खत्म हुए, नीचे की ओर खिसके, इनको हमने कहा है पश्चिमी शक। अच्छा, अब देखो इसमें, अब जैसे अब वो पढ़ते हैं ना सल्तनत काल, जब हम मुगल पढ़ते हैं तो उसमें तो एक ही परिवार ने राज किया। जैसे सऊदी अरब में वर्षों से एक ही परिवार राज कर रहा है। सऊदी अरब में एक ही परिवार की सत्ता है। जैसे आप सऊदी अरब में देख रहे हो ना, एक ही परिवार की सत्ता है। उसी परिवार में से कोई मुखिया चुना जाता है, बाकी उसी परिवार में से वहाँ के RBI के गवर्नर, वहाँ के उड्डयन मंत्री, वहाँ के वित्त मंत्री, जितने भी मेन पोस्ट होते होंगे, DGP, AP, रक्षा मंत्री, वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना, एक ही परिवार के हैं। राजशाही है वहाँ पर।
वो जो मजबूत पद हैं उनमें एक ही परिवार की सत्ता है, बाकी निचले पदों पर बाकी लोगों को अपॉइंट करने की उनको पावर है। मतलब निचले पदों पर बाकी लोग भी काम कर सकते हैं। जैसे हमारे अंग्रेजों के समय में हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण पद थे उस पर अंग्रेज ही होते थे, है ना। हाँ, सऊदी अरब में एक ही परिवार की सत्ता है। तो मौर्य वंश रहा, एक ही परिवार की सत्ता थी। मुगल वंश में एक ही परिवार की सत्ता रही। लेकिन सल्तनत में आप देखें वहाँ पर परिवार भी बदलते रहे, है ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश आए ना, अलग अलग परिवार आए, है ना। देख रहे हैं ना। अब खिलजियों में भी आप देखें, किसी ने चाचा को मार दिया तो किसी ने बाप को मार दिया, देख रहे हैं ना। तो उसी तरह से शकों में भी रहा, एक परिवार ने राज नहीं किया, अनेक परिवारों ने राज किया। सत्ता जो थी बदलती रही, लेकिन कबीला जो था वो एक ही रहा। कबीला एक ही, वही कुषाणों में है, एक परिवार ने राज नहीं किया, अलग अलग परिवारों ने राज किया, अलग अलग इलाकों पर राज किया, लेकिन कबीला एक ही रहा कुषाण, कबीला एक ही रहा शक। उसी तरह से कबीला एक ही रहा तुर्क, कबीला एक ही रहा मुगल, ये भी कबीले थे, ठीक है ना। तो उसी तरह से शकों के अलग अलग परिवारों ने, अलग अलग ब्रांचों ने अलग अलग क्षेत्रों पर राज किया। पहले ये उत्तर में थे तो इन्हें उत्तरी शक कहा गया। फिर जब ये कुषाणों के दबाव से फिर नीचे और खिसके तो इनकी यहाँ पर दो ब्रांच हुई, एक मथुरा में और दूसरी नासिक और उज्जैन में, ठीक है ना। तो इनको कहा गया पश्चिमी शक। तो पश्चिमी शकों में एक ब्रांच थी मथुरा में और दूसरी नासिक और उज्जैन में, ठीक है ना, उससे उज्जैन और नासिक में, ठीक है। तो अब देखो उत्तरी शक क्षत्रप, मैंने शायद आपको कुछ मुझसे थोड़ी सी गलती ये हो गई कि जो उत्तरी शक है ना, उत्तरी शक उसमें तक्षशिला भी आएंगे और धीरे धीरे खिसक के आ गए मथुरा में। तो उत्तरी शक जो हुए वो मथुरा और कहाँ के, तक्षशिला के, ठीक है ना। थोड़ी सी गलती हो गई, गलती स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। तो उत्तरी शक कहाँ पे हो गए, तक्षशिला और मथुरा के। उसके बाद फिर कुषाणों के दबाव में ये खिसके नीचे को, तो पश्चिम भारत में सेंटर हुए कहाँ के शक हो गए, एक नासिक के और दूसरे उज्जैन के। अब सुनो, तक्षशिला कहाँ पर है, अब वर्तमान में उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में। मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक शब्द है ना गवर्नर जानते हो ना, गवर्नर राज्यपाल, है ना, सामंत। तो ईरानियों ने, जब ईरानी कहते हैं ना भारत में क्षत्रपी या छत्र प्रणाली कौन ले गए, कई किताबों में लिखा शक, कई किताबों में लिखा कुषाण, तो गलत है बेटा, ध्यान रखना। क्षत्रप का मतलब है प्रांतीय गवर्नर। क्षत्रप मैं लिख दूं यहां पर, क्षत्रप का मतलब है प्रांतीय गवर्नर, जिसे आप भारत में सामंत कहते थे। मुगल जिसे सूबेदार कहते थे, तुर्क जिसे कहते थे इक्तादार, ईरानी उनको कहते थे छत्रप। तो जब शक आए ना, छत्रप सिस्टम भारत में सबसे पहली बार ईरानियों ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ईरानी शासन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहा नहीं। ना ईरानी शासन ना यूनानी शासन, ये ज़्यादा लंबे समय तक रहा नहीं। इस क्षत्रपी सिस्टम को सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया, सबसे पहले कुषाणों ने, सबसे पहले शकों ने, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा कुषाणों ने। और इसी क्षत्रपी सिस्टम ने बाद में गुप्त और गुप्तों के बाद जो है सामंतों का नाम ले लिया। जब हम पढ़ते हैं ना सामंतवाद का उदय कैसे हुआ, तो हम कहते हैं भाई कनिष्क ने टाइटल लिया था शाही शाहानुशाही, तो ये सामंतवाद को बताता है। तो क्षत्रप माने लोकल गवर्नर या प्रांतीय गवर्नर, ठीक है ना। ईरान जो थे, ईरानियों ने अपने एम्पायर को अलग अलग क्षत्रपियों में बांटा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रांत। समझ आ रहा है बेटा, अलग अलग प्रांत या अलग अलग क्षत्रपों में बांटा। अब इस क्षत्रपी का जो गवर्नर होता था वो जिम्मेदार या उत्तरदायी तो राजा के लिए होता था, लेकिन इसको काफ़ी छूट थी अपने प्रांत में। इसको नाम दिया जाता था प्रांत का छत्रप, सूबे का छत्रप। शकों ने भी इसी सिस्टम को अपनाया। उन्होंने भी अपने एम्पायर को अलग अलग हिस्सों में बांटा और हर हिस्से को कहा उसने छत्रपी, और छत्रपी का जो गवर्नर हुआ वो हुआ छत्रप। इसलिए जब आप फ्लो में पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं कि उत्तरी शक क्षत्रप और पश्चिमी शक क्षत्रप, उत्तरी शक क्षत्रप और पश्चिमी शक क्षत्रप। ध्यान रखना, क्षत्रप का मतलब ये है। तो उत्तर के इलाके कहाँ हुए, तक्षशिला और मथुरा में, और पश्चिम के इलाके उज्जैन और नासिक में। अब देखें, अब कुषाणों का दबाव और पड़ा, कुषाण और आगे बढ़ने लगे। कुषाण जो थे और आगे बढ़ने लगे, विशेष करके कनिष्क के समय में, विशेष करने। तो अब ये जो है खिसके मथुरा, इन्होंने मथुरा भी छोड़ दिया, अच्छा, छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि समूल नष्ट हो गए, उन्होंने उनकी अधीनता मान ली। जैसे कुषाण आए तो कुछ शक तो भाग लिए बाहर को, दूसरे इलाकों में चले गए। देख रहे हैं ना, ये तो बेचारे यहाँ से खिसकते आ रहे हैं ना, यहाँ से खिसकते आ रहे हैं, इधर से इधर, अब यहाँ पे आ गया समंदर, अब कहाँ जाएं।
लेकिन उसके बाद फिर गुप्त वगैरह आ गए, गुप्त आ गए, सातवाहन आ गए, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। सातवाहन जो गुप्त आ गए थे उन्होंने इनको ख़त्म कर दिया था। लेकिन फिर भी आप देखते रहे हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसे हराया था? शक राजा को हराया था, है ना। अस्तित्व इनका फिर भी बचा था। जैसे ही केंद्रीय शक्ति, जैसे समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उसका उदय होता है, उसकी पावर बढ़ती है, तो ये समुद्र तटों पे यानी कि दूर दराज के इलाकों में खिसक जाते हैं या उनकी अधीनता मान लेते हैं। और जैसे ही राजा कमज़ोर होता है वैसे ही अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आप देखें कुषाणों के पीछे पीछे शक आगे आगे हैं, कुषाण पीछे पीछे, ये सिलसिला चलता जा रहा। 165 BC में यहाँ पर है शक, 80 BC में शक यहाँ पर आ गए हैं। और कनिष्क का समय क्या हुआ है? पहली शताब्दी ईसा पूर्व। कनिष्क ने कौन सी संवत चलाई थी? शक संवत। कब चलाई थी? 78 AD में, है ना। तो 78 AD के आसपास कनिष्क जो था अपने पीक पर था। ये सारा का सारा इलाका जो है कुषाण एम्पायर के समय कुषाण एम्पायर के कब्जे में आ गया था। अभी बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो खैर, तो यहाँ से कनिष्क ने, कुषाणों ने इन शकों को खदेड़ दिया। अब ये पहुंचते हैं उज्जैन और नासिक में। अब इन्हें उज्जैन के शक और नासिक के शक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आकर इनकी दो ब्रांच हो गई। पश्चिमी जो क्षत्रप थे, पश्चिमी शक क्षत्रप जो थे, उनकी दो ब्रांच हो गई। पश्चिमी शक कह लो या पश्चिमी शक क्षत्रप कह लो, ठीक है ना। इनकी दो ब्रांच हो गई या दो वंशों ने राज किया। एक ने अपना सेंटर बनाया उज्जैन को और दूसरे ने अपना सेंटर बनाया नासिक को, ठीक है। उज्जैन में जो पहला शक था वो था चस्तन और इसके वंश को कहा गया कादर्मक वंश। नासिक में जो पहला शक था वो था भूमक और उसके वंश को कहा गया क्षहरात वंश। अब ना मैं ऐसे ही आपको वन लाइनर रटाता चलूँ, मैं तो लग चला जाऊंगा, मेरी फीस पूरी हो जाएगी, लेकिन समझ में तुम्हें कुछ नहीं आएगा, है ना। पल्ले तुम्हारे कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए। तो तक्षशिला से भागे, मथुरा में आए, मथुरा से भी खदेड़े गए। अभी आ गए आपके उज्जैन और नासिक में दो ब्रांच। उज्जैन के जो थे वो थे कादर्मक वंश के और नासिक के जो थे वो थे क्षहरात वंश के। बाद में ये नासिक का क्षहरात वंश है, उज्जैन के कादर्मक वंश ने हड़प लिया था। कैसे हड़प लिया था? ये आप देख रहे हैं ना, इस वंश का जो फाउंडर था वो चस्तन, इसका पोता था रुद्रदमन। रुद्रदमन का समय हुआ 130 से 150 AD। इस समय तक कुषाण वंश विघटित हो चुका था, खत्म हो चुका था, टुकड़ों में बट चुका था। तो शकों को मौका मिल गया अपना इलाका बढ़ाने के लिए। अब जो है उज्जैन के जो शक क्षत्रप हैं या कादर्मक वंश जो हैं या चस्तन का जो वंश है, उसमें उसका पोता रुद्रदमन राजा बनता है। इसने ये सारा इलाका हड़प लिया, क्षहरातों का भी अपने एम्पायर में विलय कर लिया और दक्षिणी गुजरात, कठियावाड़, पूना, पश्चिमी मालवा और यहाँ अजमेर तक। फिर से बता दूं, देखो बेटे, यहाँ पर देखो, ये आप देख रहे हैं ना, नासिक तो हो ही गया, बेरीगाजा यानी भृगुकच्छ यानी कि भड़ोच, ये पूरा का पूरा इलाका आप जो देख रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र का इलाका आ रहा है, गुजरात का इलाका आ रहा है, ये कोंकण तट जिसे आप कहते हो ना, वो इलाका आ रहा है। कोंकण मैंने कहाँ भेज दिया, कोंकण यहाँ क्यों भेज दिया, मैं भी पागल हो गया। कोंकण का इलाका ये आ गया, ठीक है ना, कोंकण का इलाका ये आ गया, ठीक है ना, ये वाला इलाका है कोंकण। तो कोंकण है, कठियावाड़ प्रायद्वीप है गुजरात का, ये दक्षिणी गुजरात है। इसके अलावा ये एरिया जो है अपना इलाका ले गया, ये पश्चिमी मालवा राजस्थान में अजमेर तक। राजस्थान में कहाँ पर? अजमेर तक ये अपना इलाका ले गया। ये जो सारा का सारा एम्पायर है लास्ट में इंटीग्रेट किया रुद्रदमन ने। किसने? रुद्रदमन का साम्राज्य। शकों का चाहे कोई सी ब्रांच रही हो, भारत में शकों का सबसे पावरफुल राजा था रुद्रदमन, ठीक है। इसका राज क्या है? 130 से 150 AD तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे इनका भी पतन शुरू हो गया और इनकी जगह किसने ले ली थी दक्षिण भारत में? सातवाहनों ने। सातवाहनों ने इन्हें धीरे धीरे नष्ट कर दिया था। बचे रहे स्थानीय जमींदारों सामंतों के रूप में, लेकिन वो जो पीक था वो इनका खत्म हो गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुषाणों की, ठीक है ना, लेकिन पहले मैं उसमें मैप बना लूँ। सर रोक दीजिए सर। अब आप आगे देखें कि जैसे जैसे कुषाणों का एक्सपेंशन होता गया, प्रसार होता गया, शक जो थे वो सिमटते गए। अब लास्ट में जब कुषाण अपने पीक पर थे, खासकर कनिष्क के समय में, तो शक कहाँ रह गए? ये इलाका। पश्चिमी शक क्षत्रप जो थे, उत्तरी शक क्षत्रप तो समूल नष्ट ही हो गए। अब जो पश्चिमी शक क्षत्रप थे, अब देखें आप, ये इस इलाके में सिमट गए और पीछे को आ गए, या और भारत के अंदर के इलाकों को ये बस गए। लेकिन इनकी शक्ति जो थी वो अब ना थी जो पहले थी, कुषाणों के हमले से पहले थी। तो शक जो हैं ये पश्चिमी शक क्षेत्र यहाँ पर सिमट गए हैं। अब इस पूरे के पूरे इलाके में, ये अब मैं यहाँ इसको रेड कलर से अगर घेर दूं तो आपको शायद और क्लियर हो जाएगा। इस पूरे के पूरे इलाके में कुषाण साम्राज्य आ गया। मौर्यों के बाद और गुप्तों से पहले भारत का सबसे विशाल साम्राज्य जो था वो कुषाण साम्राज्य था। सुन रहे हैं ना? मौर्यों के बाद
ठीक है ना, या अशोक के बाद, अशोक के बाद और समुद्रगुप्त से पहले भारत का सबसे विशाल साम्राज्य जो था वो कुषाणों का था या कनिष्क का था। कनिष्क पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी। बात सही है ना। अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त मौर्य ले गया था, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान भारत में नहीं रहा है, ठीक है ना, भारत का हिस्सा नहीं रहा अफगानिस्तान। तो भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य जो बनाया वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, ठीक है ना। अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हुआ था ना, तो भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य, ध्यान रखना किताबों में कनिष्क कहता है, गलत है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य जो बनाया वो कनिष्क ने बनाया, ठीक है, या कुषाणों ने बनाया। ओके, अब सबसे पहले, अब मैं आपको बताऊं, कुषाण जो थे यूची कबीले की ब्रांच थी, चीन के यूची कबीले की ब्रांच थी, पहले डिस्कशन हो चुका है। अब सबसे पहले भारत में जो कुषाण राजा था वो था कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस ने 15 से 65 एडी के बीच में राज किया है और इसने काबुल और कश्मीर के राजा हारियोमस, क्या नाम बताया मैंने, हारियोमस, काबुल और कश्मीर के राजा हारियोमस को हरा करके भारत में कुषाण एम्पायर की नींव डाली। इसके बाद इसका बेटा हुआ भीम कटफिसेस। भीम कटफिसेस और आगे बढ़ा और ये अब जो है उत्तरी भारत की सीमाओं पर आ गया। पूरा का पूरा काबुल, कश्मीर, पंजाब, ये इलाके इसने जीत लिए। किसने? भीम कटफिसेस ने। भीम कटफिसेस पहला ऐसा राजा था भारत में जिसने सोने के सिक्के चलाए, बल्कि कह सकते हैं शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। भीम कटफिसेस पहला ऐसा राजा था जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। और भीम कटफिसेस के सिक्कों पर शिव जी का जो वाहन है नंदी, उसका चित्र बना हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि भीम कटफिसेस ने भारत में शैव धर्म को अपना लिया था, ठीक है। उसके बाद कनिष्क आया है। कनिष्क का जो समय था वो इनके पीक का समय था। कनिष्क ने गुजरात के कोस्टल, पश्चिमी गुजरात के कोस्टल एरिया को छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्तर भारत है या उत्तर पश्चिम भारत है वो इलाके जीत लिए। पाटलिपुत्र इसके साम्राज्य से बाहर था, कुषाणों के या कनिष्क के साम्राज्य से बाहर था। ये इलाका आप जो देख रहे हैं जिसमें जो है कि कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का है, ज़्यादा नहीं, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का है, ज़्यादातर हिस्सा गुजरात का है, पूरा का पूरा राजस्थान आप देखेंगे, पूरा का पूरा लगभग पूरा उत्तर प्रदेश आप इसमें पाएंगे। जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो तराई भावर के मैदान, शिवालिक पहाड़ियाँ, हिमाचल में शिवालिक पहाड़ियाँ, कश्मीर, पंजाब, काबुल, अफगानिस्तान का बहुत सारा हिस्सा, पाकिस्तान का लगभग सारा हिस्सा जो था वो, सिंध प्रांत जो था वो कुषाणों से बाहर था। पाकिस्तान का जो सिंध और बलूचिस्तान प्रांत है वो कुषाणों के एम्पायर में नहीं था। कनिष्क के बाद फिर इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। कनिष्क के बाद डिक्लाइन जब शुरू हो गया या कुषाणों का जब पतन शुरू हो गया तो महाराष्ट्र में कुषाणों की जगह जो ली है वो ली है सातवाहनों ने, ठीक है ना। ये जो एम्पायर है, ये वाला हिस्सा जो है जिसमें सारा का सारा महाराष्ट्र शामिल है, ये हिस्सा जिसमें सारा का सारा महाराष्ट्र शामिल है, कुछ हिस्से मध्य प्रदेश के भी हैं, कुछ हिस्से गुजरात के भी हैं, ये सारा का सारा जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं सातवाहन एम्पायर। और जब इन सातवाहनों ने, बेटा ध्यान रखना, इन सातवाहनों ने जब आंध्र प्रदेश की तरफ पर भी कब्जा कर लिया, आंध्र प्रदेश की तरफ भी कब्जा कर लिया, तो इनको कहा गया आंध्र सातवाहन, ठीक है ना। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो सातवाहन जब तक महाराष्ट्र गुजरात में रहे वो सातवाहन कहलाए, और जब इन्होंने आंध्र प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया तो ये कहलाए आंध्र सातवाहन। अब ये भी अपने पीक पर पहुंचे, ठीक है ना। जैसे आपने इनके नाम सुने होंगे ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, है ना, सतकर्णी फर्स्ट, सतकर्णी सेकंड, है ना, वही हैं जिन्होंने टाइटल लिए थे दक्षिणापति, दक्षिणापथेश्वर, वो वाले सातवाहन हैं ये, ठीक है। ये भी पीक पर पहुंचे और पीक पर पहुंचने के बाद इनका भी डिक्लाइन शुरू हो गया है। अच्छा, अभी इसी समय अब हम बात करेंगे बकाटकों की। अच्छा, गुप्तों की हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उत्तर भारत में जब आप देख रहे हैं ना ये सातवाहन है, उत्तर, आपने ना, आपको ध्यान है ना, एक मिनट रोक देना। अब सातवाहनों का भी डिक्लाइन शुरू हो गया, सातवाहनों का ही पतन शुरू हो गया। उनकी जगह महाराष्ट्र में किसने ले ली है? वाकाटकों ने। अब देखें, जो ये आप देख रहे हैं ना, जहां पर मैंने लिखा ना पश्चिमी क्षत्रप, इसकी जगह कौन आ गए? सातवाहन। अब धीरे धीरे जब सातवाहनों का पतन हो गया है तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के इलाके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के इलाके जो हैं, यहां पर प्राचीन भारत के विशाल शक्तिशाली साम्राज्य वाकाटकों ने राज किया। यहां पर किसने राज किया? वाकाटकों ने। यह था आपका वाकाटक एम्पायर। तो जो मैंने आपको बताया ना सातवाहन एम्पायर, सातवाहन एम्पायर जो है वो गुप्तों से पहले हुआ है।
कुषाणों के बाद हुआ है और गुप्तों से पहले हुआ, ठीक है ना। अब आता है अब गुप्तों का समय आता है, सातवाहन है। सातवाहन के बाद उत्तर भारत में फिर से एकीकरण शुरू होता है, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, है ना, समुद्रगुप्त और फिर चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्तों का पीक कब था? चंद्रगुप्त सेकंड का जो समय था, चंद्रगुप्त सेकंड का जो समय था वो गुप्तों का पीक था। कुमार गुप्त की किसी नई विजय का हमें पता चलता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये बात जरूर है, कुमार गुप्त को विरासत में जो कुछ मिला था वो सब उसने सहेजे रखा। जैसे बिंदुसार की किसी नई विजय का हमें पता नहीं चलता है, उसके साम्राज्य में वो विद्रोह का पता चलता है, समझ रहे ना। लेकिन उसे जो विरासत मिली थी उसने उसे सहेजे रखा। बिल्कुल वैसे ही बलबन को जो विरासत मिली थी उसने उसे सहेजे रखा, ठीक है ना। तो उसी तरह से गुप्त वंश में जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था चंद्रगुप्त सेकंड, जिसके प्रभाव में लगभग पूरा भारत था। दक्षिण भी उसके प्रभाव में था। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटे कुमार गुप्त की शादी किससे की थी? कुंतल नरेश, क्या नाम था? काकुत्स वर्मन, है ना। कालिदास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड ने दक्षिण भारत में काकुत्स वर्मन के दरबार में भेजा था, जिसके साम्राज्य का नाम था कुंतल। क्या नाम था? कुंतल। अच्छा देखें ना, इस समय जब ये बात चल रही है ना किसकी? सातवाहनों की बात चल रही है ना, तो सातवाहन एम्पायर तो यहाँ पर था ही था। इसके अलावा दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कितने राजाओं के संग को हराया था? 13 राजाओं के। उसमें पांड्य भी थे, चेर भी थे, चोल भी थे, पल्लव भी थे, है ना। कौन था इस संघ का मुखिया? विष्णुगोप, है ना। पल्लव राजा विष्णुगोप जो था इस वंश का मुखिया था, नहीं इस संघ का मुखिया था, जिस संघ को समुद्रगुप्त ने हराया था अपनी दक्षिण विजय के अभियान में। आप थे उस क्लास में जब हम समुद्रगुप्त पढ़ा रहे थे? नहीं, कोई बात नहीं। तो गुप्तों में सबसे पहला जो राजा हुआ वो हुआ श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच आया, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आया। चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में जो एक्सपेंशन शुरू हुआ, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है उत्तर भारत को जीता, लेकिन उत्तर भारत को पूरी तरह से जीत नहीं पाया। उत्तर भारत की विजय पूरी की समुद्रगुप्त ने। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी हमला किया था, लेकिन उसने उसे अपने एम्पायर में मिलाया नहीं। लेकिन समुद्रगुप्त जो था वो गुजरात को नहीं जीत पाया, महाराष्ट्र की तरफ को। ये जो इलाके हैं ना बेटे, समुद्रगुप्त का जो रूट था ना, समुद्रगुप्त का जो रूट था, समुद्रगुप्त यहाँ से चला, गाजीपुर, बलिया, उड़ीसा होते हुए, जबलपुर होते हुए दक्षिण पहुंचा, दक्षिण में विक्ट्री पाई, उसके बाद इस रूट से लौटा वो महाराष्ट्र में जो पश्चिम के इलाके हैं। अच्छा सवाल आता है ना, गुप्त किसके सामंत थे? राजा गुप्त? कुषाणों के। गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे, या कह सकते हैं कि कुषाणों का जब पतन हुआ तो कुषाणों के ध्वंसावशेषों पर अपना एम्पायर किसने बनाया? गुप्तों ने बनाया। मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या बार बार इसको रिपीट करूँ? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इंटीग्रेशन शुरू किया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ये लोग जो हैं वो पीक पर पहुँचे। अच्छा उसी समय सवाल आता है कि गुप्तों के समकालीन दक्षिण की सबसे बड़ी रियासत या सबसे बड़ा एम्पायर कौन सा था? गुप्तों के समय में या गुप्तों का समकालीन दक्षिण की सबसे प्रमुख शक्ति कौन सी थी? तो वो वाकाटक थी, ठीक है ना। वाकाटकों से पहले हुए सातवाहन। देखें, कुषाणों के बाद गुप्त एकदम पैदा नहीं हो गए, लेकिन जब कुषाणों का पतन शुरू हुआ, गुजरात महाराष्ट्र से खदेड़ने शुरू हुए, तो यहाँ पर जन्मे थे सातवाहन, जिनकी अभी हमने बात की। सातवाहनों का जब पतन शुरू हुआ, सातवाहन भी अपने पीक पर पहुंचे। एक समय महाराष्ट्र, कर्नाटक, आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक उनकी सीमाएं जानी थी, नीचे कृष्णा कावेरी तक उनकी सीमाएं जानी थी, लेकिन इनका भी पतन शुरू हुआ। तो सातवाहनों की जगह ले ली दक्षिण भारत में, खास करके दक्कन में वाकाटकों ने। अब इधर दक्षिण भारत में वाकाटक, तो उत्तर भारत में कौन थे? गुप्त थे। समुद्रगुप्त ने जब अपना दक्षिणापथ का अभियान किया था, मैंने अभी आपसे बात भी की शायद, तो जब अपना दक्षिणापथ का जब समुद्रगुप्त ने अभियान किया तो उस समय महाराष्ट्र में जो पावर में थे वो वाकाटक थे। समुद्रगुप्त ने वाकाटकों पर हमला नहीं किया था। मैंने कहा ना कि उसका रूट ये था, वापसी में वो महाराष्ट्र से इधर होता हुआ वो चला गया था। अब वजह जो भी रही हो, वाकाटक इतने शक्तिशाली हों कि उन पर वो हमले का साहस ना कर पाया हो, या उसके पास समय ना हो, या उत्तर भारत में विद्रोह हो गए हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के जो समुद्रगुप्त को हम कहें भारत का नेपोलियन, तो समानताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं। देखो, समुद्रगुप्त कभी हारा नहीं, समुद्रगुप्त कभी किसी भी युद्ध में नहीं हारा, नेपोलियन हारा था, ठीक है ना। खैर, लेकिन समुद्रगुप्त कितना भी शक्तिशाली रहा हो और कोई भी वजह क्यों ना रही हो, पूरा का पूरा महाराष्ट्र और गुजरात का अधिकांश हिस्सा, इसके अलावा जो पश्चिमी राजस्थान है, सिंध का इलाका है, उधर हरियाणा और पश्चिमी पंजाब के जो इलाके हैं, वो उसके साम्राज्य में उनका विलय नहीं हुआ था। इस काम को किया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, यानी कि उसके बेटे ने, ठीक है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त का बेटा था ना भाई, है ना।
हाँ, समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब उसने भी कैसे किया, उसने अपनी बेटी प्रभावती की जो शादी की थी वो वाकाटक राजा से की थी। कहने का मतलब क्या है कि चंद्रगुप्त के समय में भी गुप्त सेना ने महाराष्ट्र पर या वाकाटकों पर हमला नहीं किया था। उसने प्रभावती की शादी की वाकाटक नरेश से। उसके बाद वाकाटक नरेश की जब मृत्यु हो गई तो प्रभावती गुप्ता ने एक तरह से अपना जो एम्पायर है, अपनी जो सेना है, वो अपने पिता को सौंप दी थी। गुप्तों ने ना तो महाराष्ट्र पे या वाकाटकों पे हमला किया और ना ही वाकाटों का विलय हुआ। लेकिन कहते हैं कि प्रभावती गुप्ता जो थी बाद में वहाँ संरक्षक रानी बनी वाकाटकों की, और धीरे धीरे उसने अपनी जो एम्पायर था, अपनी जो सेना थी, वो पिता को ही सौंप दी। और इन्हीं वाकाटकों का सहारा लेकर के अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर हमला किया। शक कहाँ बचे खुचे थे अभी? ये इस इलाके में शक जो थे वो अभी भी बचे हुए थे। ये इलाका जो है, ये इलाका, इस इलाके में शक अभी बचे हुए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि वाकाटक भी पावरफुल थे और शक धीरे धीरे लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन शक भी अभी पावर में थे। क्यों? क्योंकि उन पर हमला ना तो समुद्रगुप्त ने किया है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी हमला कब किया है? वाकाटकों की सहायता लेकर के। इधर से आया, वाकाटकों की आर्मी को साथ लिया है, फिर शकों पे हमला किया और शकों को नष्ट किया है। और क्या टाइटल लिया है? शकारी। अंतिम शक राजा था रुद्र सिंह थर्ड। इसके बाद फिर शकों का नाम हमें सुनाई नहीं देता है। शकों का इसने उन्मूलन कर दिया और फिर इसी के बाद इसका टाइटल हुआ था शकारी। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शकों को हराने के बाद शक संवत शुरू हुई होगी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, वो गलत है, ठीक है ना। शक संवत शुरू की थी शकों को हराने के बाद कुषाण राजा कनिष्क ने। एक और आता विक्रम संवत। विक्रम संवत जो शुरू हुई थी 58 बीसी में शुरू हुई थी, 58 बीसी में। कन्नौज का एक स्थानीय राजा था राजा विक्रम या विक्रमादित्य। कन्नौज का स्थानीय राजा था राजा विक्रमादित्य, समझ रहे ना। उसने यहाँ पर अनेक युद्ध जीत करके, या कह सकते हैं शकों को हराने के बाद, उसने लोकल लेवल पर उसने अपना टाइटल लिया था विक्रमादित्य और संवत चलाई थी विक्रम संवत। कनिष्क ने कोई टाइटल नहीं लिया। कनिष्क ने शकों को हराने के बाद शक संवत चलाई। कन्नौज के लोकल राजा, मैं ये भूल गया, सॉरी बेटा, इसको जो है माइंड ना करना, कन्नौज या उज्जैन, मैं थक चुका हूँ, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, अभी आगे मैं बता भी दूंगा आपको। कन्नौज या उज्जैन के लोकल राजा थे राजा विक्रमादित्य। उन्होंने शकों को हराया और उनको हराने के बाद 58 बीसी में उन्होंने विक्रम संवत चलाई थी, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब शकों को हराया था तो उसने इस इलाके में बाघ शैली के सिक्के चलाए थे, जो उसकी जो हैं शकों की विजय का प्रतीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको, जो पूरा का पूरा वंश चला रहा है, कौन किधर था, कहाँ था, है भाई, या कुछ दोबारा बताऊं? सातवाहन खत्म हो गए, बचे कुचे बचे रहे। दक्षिण भारत में अब उनकी जगह किसने ले ली? वाकाटकों ने। अब जैसे जैसे गुप्तों का पतन होता गया, वैसे वैसे दक्षिण भारत में वाकाटकों का पतन भी होता गया, ठीक है। अब हम दक्षिण भारत में बात करेंगे पल्लवों की, पांड्यों की, चोलों की, चेरों की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कलिंग का राजा है खारवेल, वो किस वंश का था? चेदी वंश का। कलिंग कहाँ हुआ? जो वर्तमान उड़ीसा है, ये जो आप देख रहे हो ना, वर्तमान उड़ीसा, ये वाला हिस्सा, वर्तमान जो उड़ीसा है, इसी को प्राचीन काल में कलिंग कहते थे। और यहाँ का सबसे पावरफुल राजा रहा है खारवेल। वो किस वंश का राजा था खारवेल? चेदी वंश का, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ तो आपसे शक और कुषाणों की बात कर ली है, अब मैं चलूँगा दक्षिण भारत में पल्लव वगैरह, पल्लव पांड्य की बात करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।